हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं जो एग्ज़ाम हुआ था डीएसएसबी का, उसी को दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों उस एग्ज़ाम का क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान, मतलब कि जीके वाला सेक्शन दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते हैं या फिर पहली बार आए हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों मैं आप लोगों को करा रहा हूँ डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस करंट वाले पेपर्स। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो, कोई फ़ोर्स नहीं है। अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगे और आपको लगे कि आपको बेनिफिट हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया। दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस ईयर वाली सीरीज देखी है क्वेश्चन की, जो मैंने कराई थी, उनको अच्छे से पता होगा कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। कहने का मतलब यह है 29 जुलाई 2025 को एग्जाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछ लिया जो क्वेश्चन उन्होंने पहले भी पूछा था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था। और कब शुरू किया था? 19th सेंचुरी में। कब किया था? 19th सेंचुरी में दोस्तों इन्होंने शुरू किया था। ये याद रखना है आप लोगों को, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है? सेकंड क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में धन कोई भूमिका नहीं निभाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सी इकोनॉमी है, वो कौन सी अर्थव्यवस्था है जहां पर मनी का कोई भी रोल नहीं है, मतलब कि धन की कोई भी भूमिका नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है इकोनॉमी विथ लो इनकम पीपल। इकोनॉमी विथ लो इनकम पीपल कह रहा है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर लोगों की जो इनकम वो क्या है, कम है। अगर इनकम कम है तो यहाँ पे मनी की बात की है, इसका मतलब ये कि ये तो हमारा आंसर बन नहीं सकता है। क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला नहीं है। क्या पूछा क्वेश्चन ने? नहीं है, मतलब कि धन की भूमिका नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मनी की भूमिका है। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा आंसर बन नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है इकोनॉमी विथ ओनली वन इंडिविजुअल। कह रहा है कि एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिविजुअल है। अब एक बात बताओ, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई एक ही इंडिविजुअल होगा, क्या उसको मनी से कोई लिंक होगा? क्या उससे किसी से मतलब है? ऐसे समझो, एक रेस होने वाली है और उस रेस में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को ही दौड़ना है। तो बताओ कौन सा इंसान जीतेगा और कौन सा इंसान हारेगा? तो भैया कोई ना हारेगा ना ही कोई जीतेगा, क्योंकि अगर एक इंसान दौड़ेगा तो कंपेयर कर नहीं सकते ना कि हार रहा है जीत रहा है। तो हम यही मानेंगे कि भैया वही जीत रहा है, वही इंसान जीत रहा है, उसको ना तो हार से मतलब है ना ही किसी और से मतलब है। इसी प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है ओनली वन इंडिविजुअल। इसका मतलब ये है कि इस इकोनॉमी में मनी का कोई भी रोल नहीं है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में लिखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस प्रतिष्ठित कैनेडियन विश्वविद्यालय से वसंत 2024 दीक्षांत समारोह के दौरान मानद उपाधि प्राप्त हुई। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि 2024 में डॉक्टर सौम्या को किस यूनिवर्सिटी से मानद उपाधि प्राप्त हुई। मानद उपाधि का मतलब है हॉनररी डिग्री प्राप्त हुई। तो दोस्तों उस यूनिवर्सिटी का नाम है एमसी गिल यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? एमसी गिल यूनिवर्सिटी। अब चेक करो किस ऑप्शन में यूनिवर्सिटी का नाम दे रखा है और कहाँ है ये यूनिवर्सिटी? कैनेडियन यूनिवर्सिटी है। कौन सी है? कैनेडियन यूनिवर्सिटी है। अब चेक करो किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा है एमसी गिल यूनिवर्सिटी।
इसका मतलब ये कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। आपके सब्सक्राइब करने से या फिर लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है among the following groups of plants which one includes cladophora and ulothrix। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इन चार ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर क्लेडोफोरा और यूलोथ्रिक्स शामिल होता है। अब दोस्तों ये दोनों होते क्या हैं? तो दोस्तों इन दोनों को बोला जाता है हरित शैवाल की प्रजातियां। क्या बोला जाता है? हरित शैवाल की प्रजातियां बोला जाता है इनको। हरित शैवाल की प्रजातियां सही लिखा है ना, प्रजातियां बोला जाता है। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी में बोलते हैं, एक सेकेंड, अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रीन एलेज, ये अंग्रेजी में बोला जाता है। अब दोस्तों ये होते क्या हैं? तो इसका मतलब ये होता है जो जल में रहने वाले पौधे होते हैं उनको बोला जाता है हरित शैवाल की प्रजातियां, जो कहाँ रहते हैं? जल के अंदर रहते हैं। और दोस्तों ये जो है क्लेडोफोरा, ये जो क्लेडोफोरा है ये कौन से पानी में उगता है? मीठा पानी और समुद्री जल में भी उग जाते हैं। अब दोस्तों समुद्री जल मतलब कि खारे पानी के अंदर भी ये उग जाते हैं। लेकिन यूलोथ्रिक्स जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ मीठे पानी में ही उगता है। और दोस्तों इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ठंडी जलवायु में ही उगता है। कब? ठंडी जलवायु के अंदर ही ये उगता है। गर्म जलवायु में ये खराब हो जाता है। लेकिन जो क्लेडोफोरा होता है ये किसी भी मौसम में उग जाता है। कहने का मतलब ये है कोई सा भी मौसम हो ये उग जाएगा। क्लियर है? याद रखोगे? चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अच्छा इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर तो इसका रह ही गया। तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा थैलोफाइटा। आप देख लेना अंग्रेजी सही पढ़ रहा हूँ या फिर खराब पढ़ रहा हूँ, जो भी पढ़ रहा हूँ आप समझ जाओ, ये इसका आंसर बनने वाला है। क्लियर है? ये ऐसा प्लांट है जिसके अंदर क्लेडोफोरा और यूलोथ्रिक्स दोनों शामिल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये ठंडी जलवायु में भी उग जाता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत की जलवायु, फिर यहाँ पे दे दिया डैश। तो भारत की जलवायु कैसी होती है? भारत की जलवायु होती है उष्ण कटिबंधीय मानसून। कैसी होती है? उष्ण कटिबंधीय, सही लिखा है ना, कटिबंधीय मानसून ये होती है। क्लियर है? अब मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आसान आसान से क्वेश्चन पूछे गए भाई, अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा। क्या लिखा है? इसमें लिखा है गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कह रहा है कि गुप्त काल में किसने बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, मतलब कि सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये कब का पूछ रहा है? गुप्त काल का पूछ रहा है, गुप्त काल का। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले किसने बताया, सबसे पहले किसने बताया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, बताओ अगर आपको पता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, क्या ही दिक्कत है। तो दोस्तों उनका नाम है निकोलस। क्या नाम है? निकोलस। बड़ा खतरनाक नाम है, निकोलस कॉपरनिकस। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बताया था कि जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये पहले व्यक्ति हैं। लेकिन दोस्तों हमारे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? हमारे क्वेश्चन ने पूछा है गुप्त काल के दौरान किसने बताया। गुप्त काल के दौरान किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है? तो दोस्तों उनका नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है? आर्यभट्ट। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आर्यभट्ट ने ही बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस काल में? गुप्त काल में। क्लियर है? गुप्त एरा में बताया था किसने? आर्यभट्ट ने बताया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर
घूमती है। क्लियर है? लेकिन सबसे पहले किसने बताया? तो निकोलस कोपरनिकस ने ही बताया। ये नाम बाबू आप लोग याद रखोगे, क्योंकि PYQ देखो रिपीट हुआ था, क्या पता आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाए। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? हु कैप्टनड द इंडियन हॉकी टीम इन द पेरिस ओलंपिक्स 2024? कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन कैप्टन था? तो बाबू उनका नाम क्या है? उनका नाम है हरमनप्रीत सिंह। इनको ही हॉकी टीम का कैप्टन बनाया गया था। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी रिट न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकारी को जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को बिना परीक्षण के हिरासत में लिया है ताकि उसे परीक्षण के लिए न्यायालय में पेश किया जा सके। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अधिकारी ने बिना जुर्म के उसे गिरफ्तार किया है, अपनी मनमानी के चक्कर में गिरफ्तार किया है, तो उस व्यक्ति को न्यायालय की कौन सी रिट के द्वारा कोर्ट में पेश किया जाएगा? तो दोस्तों उस रिट का नाम है हैबियस कॉर्पस। क्या नाम है? हैबियस कॉर्पस। अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में ये दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब ये है कि लास्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों जो बाकी के ऑप्शंस में आप देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है सर्टी ऑररी। अब दोस्तों इसका क्या मतलब होता है? तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि कोई मामला है, कोई केस है जो निचली अदालत में है, उस केस को निचली अदालत से उच्च न्यायालय में लेकर के जाना है, तो उसे बोलते हैं सर्टियोररी। क्या बोलते हैं? सर्टियोररी बोलते हैं। अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन में लिखा है क्यू वारंटो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि वह किसी सरकारी पद पर किस अधिकार से बैठा है। और थर्ड ऑप्शन में लिखा है मैंड मस। अब इसका क्या मतलब होता है? तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि किसी सरकारी अधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने के लिए आदेश देना, उसे बोलते हैं मैंडमस बोलते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों चारों के चारों ऑप्शंस मैंने आपको समझा दिए हैं। और दोस्तों इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। समझ नहीं आया है? रिवर्स करके देखना, समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों थोड़े से अजीब से वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कुषाण वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने शक युग की स्थापना की? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस ईयर वाली क्लास पूरी तरीके से देखी है उनको अच्छे से पता होगा कि जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन PYQ में आ चुके हैं, मतलब कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। और दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा कनिष्क प्रथम। क्या बनेगा? कनिष्क प्रथम इसका करेक्ट आंसर बनेगा। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो शक संवत है इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में। कब हुई थी? 78 ईस्वी में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जाता है। और दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा? कनिष्क फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर बनेगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। चलिए अब दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है? इसमें लिखा है 2000 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई किस योजना का उद्देश्य कनेक्टिविटी प्रदान करना है? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि 2000 में वो कौन सी योजना आई थी जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी प्रदान करना था? तो दोस्तों उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसी का उद्देश्य था कनेक्टिविटी प्रदान करना। कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है
या कर चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए उस पद पर पुनः निर्वाचित होने का पात्र होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस प्रावधान से संबंधित है? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो राष्ट्रपति है या फिर वो राष्ट्रपति रह चुका है, तो किस आर्टिकल के द्वारा वो दोबारा से राष्ट्रपति बनने का पात्र होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 57। क्या है? आर्टिकल 57 के अकॉर्डिंग वो दोबारा से राष्ट्रपति बनने का पात्र होगा। कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों बाकी के ऑप्शंस में लिखा है आर्टिकल 58। ये क्या बताता है? तो दोस्तों ये बताता है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या पात्रता चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता है। क्या बताता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता है। कौन बताता है? आर्टिकल 58 बताता है। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है आर्टिकल 59। ये क्या बताता है? ये कंडीशन बताता है, मतलब कि शर्तें बताता है। क्या बताता है? शर्तें बताता है। आर्टिकल 59 किसकी? राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होंगी। कहने का मतलब इतना सा है कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, वो सारी की सारी शर्तें कहाँ लिखी हैं? आर्टिकल 59 में लिखी हैं। अच्छा, अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है आर्टिकल 56। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो राष्ट्रपति है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब कि अवधि की बात करता है, टाइम की बात करता है। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है। कौन बात करता है? आर्टिकल 56 बात करता है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं कार्यकाल। राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है। कौन बात करता है? आर्टिकल 56 बात करता है। तो दोस्तों सारे के सारे आर्टिकल मैंने आपको समझा दिए, बाकी आप पढ़ सकते हैं इनको। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों इसका आंसर क्या बना है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर बना था। चलिए अब दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सिक्किम में महिलाओं और युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी थी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए थे। तो दोस्तों उस संगठन का नाम है वर्ल्ड बैंक। क्या नाम है? वर्ल्ड बैंक। दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने ही 100 मिलियन डॉलर दिए थे। अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में ये दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है वर्ल्ड बैंक, WB। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है एक अर्थव्यवस्था जहां सभी लेन देन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं कैशलेस इकोनॉमी। क्या कहते हैं? कैशलेस इकोनॉमी। मतलब कि जहां पर कैश की बात नहीं होती है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही किया जाता है, मतलब कि ऑनलाइन पेमेंट की जाती है, वहां पर कैश का कोई भी रोल नहीं रहता है, उसे बोलते हैं कैशलेस इकोनॉमी बोलते हैं। क्लियर है? इसका मतलब ये कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस आटे को फुलाती है जिससे रोटी हल्की और स्पंजी बन जाती है? तो दोस्तों उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है। चलिए अब दोस्तों इसका आंसर बताओ क्या बनेगा। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। कह रहा है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा फेस्टिवल नेशनल फेस्टिवल नहीं है। क्या नहीं है? नेशनल फेस्टिवल नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है गांधी जयंती। तो दोस्तों गांधी जयंती भी हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं, ये भी क्या है? नेशनल फेस्टिवल है। ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है अंबेडकर जयंती।
दोस्तों अंबेडकर जयंती नेशनल फेस्टिवल नहीं है। इसका मतलब यह कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बाकी दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते हैं, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं, ये सब क्या है हमारे नेशनल फेस्टिवल है। लेकिन अंबेडकर जयंती जो है वो हमारा नेशनल फेस्टिवल नहीं है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है एज ऑफ 6 to 14, मतलब कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो दोस्तों उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 21A। क्या नाम है, आर्टिकल 21A। इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड में देखोगे तो लिखा है 21G, फिर थर्ड में लिखा है 21E, फोर्थ में लिखा है 21C। दोस्तों ये जो लिखे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ऐसा कोई भी आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये सारे के सारे दोस्तों आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दे दिए गए हैं, जबकि ऐसा कोई भी आर्टिकल हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसका मतलब यह है कि सब क्या है, गलत है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही है। कहने का मतलब इतना सा है कि ऐसे आर्टिकल बिलोंग ही नहीं करते हैं 21G, 21E और 21C। ऐसा कोई भी आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बताओ क्या बनेगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कैसे पता चला, यहाँ पर लिखा है द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली गई थी। तो दोस्तों उस लैंग्वेज का नाम है हिंदी। हिंदी लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली गई थी। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, हमारा सही आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, बताओ क्या आंसर बनेगा। तो दोस्तों इसमें लिखा है विच इस्लामिक फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉग्नाइज द विलिंगनेस ऑफ इब्राहिम टू फॉलो अल्लाहज कमांड टू सैक्रिफाइस हिज सन। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वो कौन सा इस्लामिक फेस्टिवल है जिसमें अपने बेटे की अपनी इच्छा से कुर्बानी दी गई थी। तो दोस्तों उस फेस्टिवल का नाम है ईद उल अधा, ये नाम है। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में ये दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है ईद उल अध। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है भारत के किस भाग में शीत ऋतु के दौरान उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण कुछ वर्षा होती है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि भारत के किस भाग में शीत ऋतु के दौरान व्यापारिक पवनों के कारण वर्षा होती है। तो दोस्तों उस भाग का नाम है तमिलनाडु तट। क्या नाम है, तमिलनाडु तट। अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 लिखा है तमिलनाडु तट। इसका मतलब यह कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है एडवोकेट, गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। दोस्तों इसी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो ऑप्शन नंबर सेकेंड में लिखा है ये बात बिल्कुल सही लिखी है। इसी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बाकी के जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं
इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों